हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सीरीज में आज हम कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, कल हमारा लेक्चर हमने अपलोड किया था कंपनीज एक्ट 2013 पर। देखिए, आज के लेक्चर में हम सिर्फ अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए हमने 2013 से जो शुरू किया है, जैसे कि हमने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, कंपनीज एक्ट जो 1956 था उसको रिपील किया गया था और रिपील करने के बाद ही 2013 का एक्ट बनाया गया था। तो रिपील करने के बाद जो कुछ प्रावधान इसमें थे उसमें से कुछ को सीधा सीधा इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया, कुछ को एकदम बिल्कुल ऑमिट कर दिया गया, यानी कि कुछ जो हमारे लॉ थे वो बिल्कुल 2013 के एक्ट में हटा दिए गए और कुछ एक्स्ट्रा नए जोड़े गए, बिल्कुल नए जोड़े गए और कुछ में अमेंडमेंट किया गया। देखिए, उसमें 4 तरह से इसके अंदर संशोधन किए गए, संशोधन नहीं बल्कि रिपील ही कहेंगे। 2013 का एक्ट जो था वो रिपील करके बनाया गया था 1956 के एक्ट को रिपील करके। तो उसमें क्या किया गया, कुछ जो सेक्शंस थे उनको बिल्कुल ही हटा दिया गया, कुछ सेक्शंस को अमेंडमेंट किया गया, कुछ सेक्शंस नए जोड़े गए, यानी कि कुछ सेक्शंस इसमें नए ऐड हुए। तो उसके बाद 2013 का एक्ट फॉर्म में आया। अब 2013 के बाद 2-3 अमेंडमेंट और हुए हैं, जैसे कि 15, फिर हमारा 16 और 17। तो ये हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्टली 2020 के अमेंडमेंट देखेंगे क्योंकि वही चले आ रहे थे, और हम 2021 के अमेंडमेंट देखेंगे। उसके अलावा जो अमेंडमेंट रहे होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो हमारे लेटेस्ट अमेंडमेंट है वही हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और वही लॉ की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बाकी के जो प्रोविजंस हैं एक्ट के अंदर वो तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं हमारे। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे थे, काफी इंपॉर्टेंट हमने सेक्शंस देखे थे, हमने सेक्शंस के साथ ही आपको कवर कराया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि 2020 के एक्ट में कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत क्या क्या संशोधन किए गए, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला लेक्चर जो आज हमारा आएगा 2021 पर के अमेंडमेंट पर, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पेड अप कैपिटल में चेंजेस किए गए हैं। कंपनी की चुकता पूंजी के पेड अप कैपिटल जो होती है चुकता पूंजी, उसके प्रावधानों में संशोधन किया गया है, क्योंकि वो 2021 के बजट में किया गया था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से और इकोनॉमिक बजट की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे हमारा 2021 वाले जो अमेंडमेंट है उसका लेक्चर हम कल अपलोड करेंगे। आज हम शाम को आपको इकोनॉमिक्स का फुल लेंथ आपको रिवीजन लेक्चर जनवरी का प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारा, जैसे कि हमारे पार्ट्स में करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स करंट अफेयर आ रहे थे लेक्चर, वो वैसे ही आते रहेंगे कल से। तो शुरू करते हैं अपने कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 से। कंपनी संशोधन अधिनियम, जिसे संशोधन अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, इसको 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। पहले इसकी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, इसको राष्ट्रपति की, जैसे कि आप नॉर्मली देखते होंगे कि एक्ट जब बनता है तो या तो पहले लोकसभा से पास होता है या राज्यसभा से, उसके बाद पार्लियामेंट से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। लेकिन इस एक्ट को पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है और उसके बाद ये लोकसभा से 19 सितंबर 2020 को पास हुआ और राज्यसभा से 22 सितंबर 2020 को पारित हुआ। सॉरी, ये लास्ट में ही मिली है, सॉरी हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें। 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, उससे पहले 19 सितंबर को ये लोकसभा से पारित हुआ और राज्यसभा से 22 सितंबर को। तो इसमें अधिनियम में 61 धाराओं में संशोधन किया गया है। 4 धाराएं नई जोड़ी गई हैं, जिनमें निर्माता कंपनियों के प्रावधान शामिल हैं, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके प्रावधान इसमें ऐड किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या निर्माता कंपनियां, जिसको आप कहते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के 4 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जो कि निर्माता कंपनियों से संबंधित हैं। तो 61 नए संशोधन किए, 61 धाराओं में कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसकी 61 धाराओं में इसमें इस संशोधन अधिनियम के तहत संशोधन किया गया है। संशोधन अधिनियम का प्रमुख जोर, यानी कि इसका जो प्रमुख फोकस एरिया था 2020 का अमेंडमेंट एक्ट का, वो फोकस एरिया किसका था? अपराध से मुक्त करना। जो 2013 का जो एक्ट था उसमें किसी भी प्रोविजन के उल्लंघन होने पर जो प्रावधान थे, जो पेनाल्टी के प्रावधान थे या फिर सजा के प्रावधान थे, वो बहुत ही कड़े थे, क्योंकि वो यूपीए गवर्नमेंट द्वारा इसको बनाया गया था। कंपनीज अधिनियम 2013 को यूपीए गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था, इसलिए उन्होंने कंपनी पर कड़े नियम लगाए थे, कड़े कानून पारित किए थे कि अगर किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन किया जाता है तो कंपनियों को कितना दंड देना पड़ेगा या फिर कितनी उनको
सजा उस पर मिलेगी। तो इन प्रावधानों में थोड़ी ढील दी गई है। तो इसलिए यहां बताया भी गया है, जो आपको यह भी पता होना चाहिए, स्पेशली जब आपको यह पता होगा ना कि संशोधन जो किए गए हैं वो किस पर्सपेक्टिव में किए गए हैं, किस चीज को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, तो आप एक इनडायरेक्ट इसकी नॉलेज का यह फायदा होता है कि अगर आपको प्रोविजन नहीं भी पता है, एग्जाम में स्टेटमेंट नहीं भी पता है, तो आप को रिलेट कर पाएंगे कि यह स्टेटमेंट कंपनी के किस संशोधन से रिलेटेड है। अगर यह स्टेटमेंट दिया होगा कि कंपनी के जो प्रोविजंस दिए गए हैं, यानी कि अपराध से मुक्त करने के जो वाले जो प्रोविजंस है, उसको आप देखते ही आपके माइंड क्लिक कर जाएगा, आपको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये जो नया संशोधन अधिनियम आया था 2020 का, इसमें प्रावधानों को थोड़ा ढीला किया गया था। जो अपराध से रिलेटेड प्रावधान थे, कंपनी के नियमों के उल्लंघन करने पर, 2013 के नियमों का उल्लंघन करने पर जो अपराध दिया जा रहा है, उसमें जो प्रावधानों में छूट दी गई है, वही कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 से रिलेटेड है। तो इसलिए आपको कोरिलेशन करने में भी आसानी रहती है। तो इसमें अधिनियम में जो प्रमुख फोकस है वो अपराध से मुक्त करना और जुर्माने की कठोरता को कम करना, जैसे कि हमने आपको बताया। इसमें सीएसआर कानून में भी ढील के अलावा अपर्याप्त लाभ के मामले में गैर कार्यकारी निदेशक, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पारिश्रमिक, निर्माता कंपनियों, गैर सूचीबद्ध कंपनियों, इनके द्वारा आवधिक वित्तीय परिणाम आदि प्रदान किए गए हैं। यानी कि आवधिक जो पीरियोडिकल फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स होते हैं, ये भी प्रदान किए गए हैं। तो मेनली 2020 के एक्ट में क्या किया गया है? 2020 के एक्ट में यह किया गया है कि जो 2013 का एक्ट था, इससे इसके 61 प्रावधानों को चेंज किया गया है, यानी कि अमेंडमेंट किया गया है, और 4 प्रावधान जो निर्माता कंपनियों से रिलेटेड है, यानी कि प्रोडक्शन कंपनीज कह सकते हैं आप, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इनसे रिलेटेड 4 प्रावधान एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, वो भी हम देखेंगे। जो 61 प्रावधान चेंज किए गए हैं, उसमें हम जो मेनली जो फोकस था, क्या बताया गया है 2020 के अधिनियम में, ये बताया गया है कि जो मेनली फोकस था सरकार का, वो इन प्रावधानों में जो कंपनियों को कानून के उल्लंघन करने पर जो सजा का प्रावधान था, उस सजा के प्रावधान में ढील दी गई है। यानी कि कुछ जगहों पर सजा कम की गई है, कुछ जगह पर पेनाल्टी को कम किया गया है, और कुछ जगह पर पेनाल्टी को बिल्कुल रिमूव किया गया है, यानी कि बिल्कुल हटा दिया गया है। तो यही हम आगे देखेंगे। अब संशोधन की मुख्य विशेषताएं क्या है? कंपनी अधिनियम का अपराधीकरण, दंड में कमी। कंपनी अधिनियम 2013 का अपराधीकरण संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषता है, यानी कि इसके अपराधीकरण में कमी लाना। यह विभिन्न अपराधों के लिए कारावास को हटाकर जुर्माने का प्रावधान करता है। यानी कि बहुत से अपराध कंपनी अधिनियम 2013 में ऐसे थे जिसमें कारावास का प्रावधान था, यानी कि जेल टर्म था। उस जेल टर्म को हटाकर क्या किया गया है, वहां पर उसको चेंज करके पेनाल्टी के रूप में चेंज कर दिया गया है। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं किसी प्रावधान के उल्लंघन पर 6 महीने की जेल थी या 1 साल की जेल थी, तो उसको पूरी तरह रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। उसकी जगह पर कुछ जुर्माना, पेनाल्टी कंपनियों पर डाल दी गई है, और पूरे बोर्ड में दंड के रूप में देय राशि को कम किया गया है। यानी कि जितनी भी देय राशि थी, जितने भी प्रोविजन पेनाल्टी के रूप में थे, उन पेनाल्टीज को सभी को कम किया गया है या कुछ को खत्म कर दिया गया है। कुछ मामूली चूक आदि में दंडात्मक परिणाम को छोड़ दिया गया है। यानी कि कुछ मामूली जो चूक होती है, उसमें जो दंड देने का प्रावधान था, यानी कि पेनाल्टी का प्रावधान था, वो ऐसे प्रावधानों को बिल्कुल स्क्रैप कर दिया गया है, हटा दिया गया है। एक व्यक्ति कंपनी यानी कि सिंगल पर्सन कंपनी, छोटी कंपनी यानी कि स्मॉल कंपनीज, स्टार्टअप्स कंपनी या निर्माता कंपनी, या उसके किसी अधिकारी द्वारा डिफॉल्ट रूप में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो ऐसी कंपनी से संबंधित हो, यानी कि सिंगल पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या उसके किसी अधिकारी द्वारा, अगर कंपनी द्वारा या उसके किसी अधिकारी द्वारा डिफॉल्ट किया जाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी से संबंधित हो, अगर उसके द्वारा डिफॉल्ट किया जाता है, तो ऐसी कंपनी या व्यक्ति दंड के आधे के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी इन सारी कंपनियों में, इन कंपनियों के द्वारा अगर कोई डिफॉल्ट किया जाता है, या इनसे रिलेटेड किसी व्यक्ति द्वारा जो इसका एम्प्लॉय है, या डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है या इनडायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, अगर उसके द्वारा भी कोई डिफॉल्ट किया जाता है, तो जितना उसका दंड बनेगा उसका आधा इनके द्वारा दिया जाएगा। यानी कि अगर इंडिविजुअल द्वारा किया गया है अपराध, तो इंडिविजुअल द्वारा दिया जाएगा, और अगर कंपनी द्वारा अपराध किया गया है, डिफॉल्ट किया गया है, तो उसका आधा दंड का भुगतान कंपनी करेगी। ऐसी कंपनी या तो व्यक्ति के इसमें उत्तरदायी होगा, और ये कंपनी के मामले में अधिकतम 2 लाख रुपए, यानी कि आधा जो दंड दिया जाएगा अगर कंपनी द्वारा डिफॉल्ट किया गया है, या तो आधा दंड दिया जाएगा उसका पूरा पेनाल्टी का, या फिर 2 लाख रुपए। इसमें से जो भी अधिकतम होगा वही इससे लिया जाएगा कंपनी से। और अगर किसी इंडिविजुअल द्वारा, यानी कि इससे संबंधित इन सारी कंपनियों से संबंधित अगर किसी इंडिविजुअल द्वारा, यानी कि व्यक्ति द्वारा, एम्प्लॉय द्वारा, या इसके द्वारा इससे जुड़े हुए किसी इनडायरेक्ट व्यक्ति द्वारा कोई डिफॉल्ट किया गया है, तो वो क्या देगा, या तो आधा उस दंड का भुगतान करेगा, या फिर मैक्सिमम 1 लाख रुपए, जो भी रकम इसमें से अधिक होगी। यानी कि अगर मान लीजिए डिफॉल्ट 5 लाख रुपए का होता है, तो 5 लाख रुपए में क्या होगा, 5 लाख रुपए में ऐसा होगा कि इसका आधा कितना हुआ, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए होगा। तो अब अगर ये इंडिविजुअल द्वारा डिफॉल्ट किया गया है 5 लाख रुपए का, तो इसका आधा भुगतान कौन करेगा,
डिफॉल्ट आधा तो कितना हुआ 2.5 लाख रुपए, लेकिन 2.5 लाख रुपए या फिर मैक्सिमम 1 लाख, इन दोनों में से जो भी आपका कम होगा, जो भी कम होगा वही भुगतान किया जाएगा। यानी कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही भुगतान कर सकता है इंडिविजुअल। और कंपनी अगर यही सेम केस कंपनी के साथ है, यानी कि कंपनी ने अगर 5 लाख का कोई डिफॉल्ट किया है किसी के साथ, तो उसका भुगतान कंपनी द्वारा मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही किया जाएगा। और अगर मान लीजिए यही डिफॉल्ट अगर 3 लाख रुपए होता तो 3 लाख का आधा कितना होता 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का 1.5 लाख कंपनी के द्वारा भुगतान किया जाता। तो इसमें आगे देखते हैं सूचीबद्ध कंपनियों से बहिष्करण, यानी कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका प्रोहिबिशन। संशोधन अधिनियम सेबी के परामर्श से केंद्र को सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा से प्रतिभूतियों के निर्दिष्ट वर्ग जारी करने वाली कंपनियों को बाहर करने का अधिकार देता है। अब ये क्या है? इस तरह के लचीलेपन को लागू करने का उद्देश्य ऐसी निजी कंपनियों को बाहर करना है जो निजी प्लेसमेंट के आधार पर अपने आवंटन पर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करती है, जिससे अधिनियम के तहत एक सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत यह आती है। यह निजी कंपनियों को अपनी ऋण प्रतिभूति यानी कि जो इसकी डेब्ट सिक्योरिटीज होती हैं उसको सूचीबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि सूचीबद्ध कंपनियों से बहिष्करण, यानी कि लिस्टेड कंपनियों से प्रोहिबिशन। सेबी के परामर्श से केंद्र जो है सूचीबद्ध कंपनी जो है उनको लिस्टेड कंपनी को की परिभाषा से प्रतिभूतियों के निर्दिष्ट वर्ग जारी करने वाली कंपनियों को बाहर करने का अधिकार इसके द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा दिया गया है। अगला है आगे इसमें प्रस्ताव दाखिल करने से छूट। अधिनियम में कंपनियों को कंपनी रजिस्ट्रार के पास कुछ प्रस्ताव दाखिल करने की आवश्यकता होती है, जिसमें कंपनी के निदेशक मंडल के पैसे उधार लेने या ऋण देने के संकल्प शामिल होते हैं। यानी कि जब भी किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो सरकारी एम्प्लॉय होता है, सरकारी अधिकारी होता है, उसके पास कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल एक प्रस्ताव रखते हैं जिसमें कंपनी कितना पैसा उधार लेगी या कितना पैसा लोन पर लेगी उसकी सारी डिटेल होती है। तो इस प्रस्ताव से भी छूट दी गई है। हालांकि बैंकिंग कंपनियों को ऋण देने या ऋण के लिए गारंटी या सुरक्षा करने के लिए पारित प्रस्तावों को दाखिल करने से छूट दी गई है। यह छूट पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियों तक बढ़ा दी गई है। पहले ऐसा था कि बैंकिंग कंपनियों को ही ऋण देने यानी कि लोन देने और लोन पर गारंटी या सुरक्षा प्रदान करने के पारित प्रस्तावों को दाखिल करने से छूट दी गई थी। यानी कि इन बैंकिंग कंपनियों के साथ ऐसा मामला था कि ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ऐसी प्रस्ताव प्रपोजल इनको देने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब इस अधिनियम को कहां तक बढ़ा दिया गया है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी इसमें छूट प्रदान कर दी गई है। यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी अब बिना किसी प्रपोजल के बिना ही ऐसी छूट प्रदान कर सकती हैं अपने ग्राहकों को। आगे है सीएसआर से संबंधित प्रावधान, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अधिनियम 50 लाख रुपए तक की सीएसआर देनदारी वाली कंपनियों को सीएसआर समितियां स्थापित करने से छूट देता है। अब इस अधिनियम में क्या किया गया है? अधिनियम ऐसा था जैसे कि हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कंपनीज एक्ट 2013 में कि हर कंपनी जो सीएसआर का भुगतान करेगी, चाहे वो निजी हो सार्वजनिक कंपनी हो, उसको अपने यहाँ सीएसआर कमेटी की गठन करना आवश्यक होता है। उसके ऊपर बाउंड है कमेटी का गठन करना, सीएसआर कमेटी का गठन करना। लेकिन इस अधिनियम में यह प्रोविजन किया गया है, यह अमेंडमेंट किया गया है कि ऐसी कंपनियां जो 50 लाख रुपए तक का सीएसआर फंडिंग करती हैं, तो ऐसी कंपनियों को मतलब मैक्सिमम 50 लाख तक का करती हैं, तो ऐसी कंपनियों को सीएसआर कमेटी की गठन से छूट प्रदान की गई है। एनसीएलटी की पेट है यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। इस अधिनियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ स्थापित करने का प्रावधान करता है। यानी कि इसी अधिनियम के तहत, जैसे कि हमने बताया था, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका गठन किया गया था और 2016 में किया गया था। लेकिन इसका जो पीठ है वो कहां पर गठित होगी? यानी कि बेंच दिल्ली में गठित होगी। विदेशी क्षेत्राधिकारों में प्रत्यक्ष सूचीकरण। अधिनियम केंद्र सरकार को सार्वजनिक कंपनियों के कुछ वर्गों को विदेशी न्यायालयों में प्रतिभूतियों के वर्गों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देने का अधिकार देता है। आगे है धारा 135 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। यानी कि धारा 135 किससे संबंधित है? सीएसआर से। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है? इसमें अलग अलग प्रावधानों में संशोधन किया गया है। अतिरिक्त राशि का समायोजन। अब देखिए एक प्रावधान दूसरा क्या किया गया है? अतिरिक्त राशि का समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। अब ये क्या है? सीएसआर गतिविधि के तहत खर्च की जाने वाली आवश्यकता के विरुद्ध अतिरिक्त राशि को अगले वित्तीय वर्षों की संख्या में और इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है जैसे कि निर्धारित किया जाता है या जैसे कि कंपनीज एक्ट में 2020 में बताया गया है या नियमों में निर्दिष्ट किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी पर सीएसआर के तहत 2 करोड़ रुपए किसी कंपनी को सीएसआर के तहत खर्च करने हैं या फिर सरकारी खजाने में देने हैं। तो
लेकिन किसी वित्तीय वर्ष में, उसी वित्तीय वर्ष में, करंट फाइनेंशियल ईयर में वो कंपनी 1 करोड़ रुपए ही या तो खर्च कर पाई या फिर वित्तीय खजाने में, सरकारी खजाने में दे पाई। तो क्या होगा, अब बचा हुआ 1 करोड़ रुपए ये कंपनी अगले फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट कर सकती है। अब मान लीजिए अगले फाइनेंशियल ईयर में इसका 2 करोड़ रुपए फिर से बन रहा है, सीएसआर की जो इसकी वैल्यू है 2 करोड़ रुपए फिर से बन रही है, तो 2 करोड़ रुपए इस फाइनेंशियल ईयर के और 1 करोड़ रुपए पिछले फाइनेंशियल ईयर का बचा हुआ, यानी कि ये 3 करोड़ रुपए टोटल इस साल नेक्स्ट ईयर खर्च कर सकती है। तो इसलिए अब 1 करोड़ रुपए जो बचा हुआ था इस फाइनेंशियल ईयर का, उसको एक अगले साल में एडजस्ट करने की इस अमेंडमेंट एक्ट में छूट प्रदान की गई है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले जितना कंपनियों का सीएसआर के तहत फंडिंग करनी होती थी वो उसको उसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को करनी होती थी, वो बाउंड थी, अन्यथा उस पर कानूनी कार्यवाही हो जाती थी। सीएसआर समिति बनाने से छूट, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, जहां कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधि के लिए खर्च की जाने वाली राशि 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है, यानी कि मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक है, मैक्सिमम 50 लाख रुपए है, तो ऐसी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होगी। और इस धारा के तहत प्रदान की गई ऐसी समिति के कार्य होंगे, ऐसे मामलों में ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा उन्मोचित किया जा सकता है। यानी कि जो 50 लाख रुपए से, जिनके मैक्सिमम 50 लाख रुपए का जो सीएसआर में फंडिंग करती हैं, ऐसी कंपनियों को सीएसआर कमेटी बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह इस कंपनी अधिनियम 2020 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत छूट प्रदान की गई है। और गैर अनुपालन के लिए दंड, अगर इसका अनुपालन नहीं होता है, इन नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता है सीएसआर से संबंधित, तो इसमें दंड का क्या प्रावधान है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान डाला गया है, यानी कि इसमें दंड भी शामिल किया गया है। अब धारा 140 लेखा परीक्षक को हटाना, यानी कि ऑडिटर को हटाना, अकाउंट ऑडिटर को त्यागपत्र देना और विशेष सूचना देना, इससे संबंधित है। अब धारा 140 यानी सेक्शन 143 क्लॉज 3, इसके अनुसार यदि अंकेशक यानी कि ऑडिटर उपधारा 2 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो वो 50,000 रुपए या लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक के बराबर राशि जो भी कम हो के दंड के लिए उत्तरदायी होगा। अब मान लीजिए कोई लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है और अगर उसने ऑडिट में कोई गड़बड़ी की है, ऑडिट में कोई गड़बड़ी की है और वो बाद में सरकारी कर्मचारी या सरकारी ऑडिटर द्वारा पकड़ी जाती है, तो उस कंपनी के ऑडिटर पर 50,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है या फिर उसके पारिश्रमिक के बराबर, यानी कि उसकी सैलरी के बराबर, पारिश्रमिक के बराबर जुर्माने का प्रावधान है। और इसमें से जो भी राशि कम होगी, यानी कि अगर उसकी राशि सैलरी अगर 60,000 रुपए है तो जुर्माना कितना लिया जाएगा, 50,000 रुपए, और उसकी सैलरी अगर 40,000 रुपए है तो जुर्माना कितना लिया जाएगा, 40,000 रुपए, यानी कि उसकी सैलरी और 50,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी राशि कम होगी उसके पारिश्रमिक के बराबर, यानी कि उतनी ही राशि का उस पर दंड लगाया जाएगा अगर ऑडिट में किसी भी तरह का घपला या गड़बड़ी पाई जाती है। और लगातार अपराध होने पर, यानी कि अगर एक बार के बाद दोबारा अपराध ऑडिटर द्वारा किया जाता है तो पहले दिन को छोड़कर, जिस दिन अपराध पकड़ा गया है उस दिन को छोड़कर, यानी कि जिस दिन ऑडिट किया गया है, सॉरी, जिस दिन कंपनी के ऑडिटर द्वारा ऑडिट किया गया है उस दिन के दिन को छोड़कर अगले दिन से 500 रुपए पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। और ये 50,000 रुपए, देखिए 50,000 रुपए का जो जुर्माना है वो तो फिक्स ही है, यानी कि फिक्स है 50,000 रुपए या उसकी सैलरी, उसमें से जो भी कम होगा वो जुर्माना तो फिक्स रहेगा, प्लस पहले दिन को छोड़कर अगले दिन से 500 रुपए पर डे के हिसाब से जुर्माना एक्स्ट्रा लगाया जाएगा, जो कि अधिकतम 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। अब जैसे कि यहां दूसरे केस में आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी के ऑडिटर ने किसी में ऑडिट में गड़बड़ी की, अब वो सरकारी ऑडिटर द्वारा पकड़ ली जाती है, वो ऑडिट में सरकारी ऑडिटर द्वारा उस गड़बड़ी को पकड़ लिया जाता है। तो लेकिन आप मान लीजिए 1 जुलाई 2021 को यह ऑडिट किया गया था और 1 अगस्त 2021 को सरकारी ऑडिटर द्वारा इसको पकड़ा जाता है, तो अब क्या होगा इसमें, एक तो 50,000 रुपए का जो जुर्माने का प्रावधान है वो तो लगेगा ही, प्लस जो 30 दिन एक्स्ट्रा है, यानी कि जुलाई 31 दिन का होगा और 1 तारीख तक कितने दिन हो जाएंगे, 30 दिन, जो 30 दिन एक्स्ट्रा है, यानी कि पहला दिन को तो हटा देंगे, पहले दिन को इंक्लूड काउंट नहीं करेंगे, दूसरे दिन से जो काउंट होगा 1 अगस्त तक वो 30 दिन काउंट होंगे, तो 30 दिन के हिसाब से 500 रुपए पर डे के हिसाब से जुर्माना पड़ेगा, यानी कि 15,000 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि अब जो है उसके ऊपर जुर्माना कितना डाला जाएगा, 50,000 प्लस 15,000, यानी कि 65,000। अब 50,000 से यहाँ प्रावधान का मतलब ये है कि अगर उसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो 50,000 का उसके ऊपर दंड लगेगा, 50,000 से कम है चाहे कितनी भी कम है तो वो उतना ही उस पर दंड लगेगा। मान लीजिए 40,000 है या 35,000 है तो 35,000 का दंड प्लस 15,000 और 50,000 रुपए टोटल उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन ये टोटल जुर्माना 5 लाख रुपए तक का ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ऐसा कानून में प्रावधान किया गया है। अब संशोधन क्या किया गया है, संशोधन में ये प्रावधान जो था ये 2013 के एक्ट में था। अब संशोधन क्या किया गया है, मूल अधिनियम की धारा 140 में उपधारा
3 यानी कि सब क्लॉज 3 में शब्द 5 लाख रुपए के स्थान पर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। अब क्या किया गया है कि अब इस ऑडिटर पर मैक्सिमम कितना पेनाल्टी लग सकती है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है। यही नया प्रावधान जो है अमेंडमेंट किया गया है। एक ऑडिटर के लिए अधिकतम देनदारी 5 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। यही हमारा मेन अमेंडमेंट है। तो आपसे डायरेक्टली इन्हीं अमेंडमेंट पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये याद रखिए। कहीं आप ये सोचें कि पूरा का पूरा एक्ट पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है। आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बेसिक ही क्वेश्चन पर ईपीएफओ फोकस करेगी। आपसे बिल्कुल डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगी कंपनीज एक्ट के, क्योंकि आपको वो एक्सपेक्ट ये नहीं करती है। क्योंकि अगर आपसे डेप्थ में ही क्वेश्चन पूछना होते यूपीएससी को, तो यहां पर सिंपल ग्रेजुएशन की वो क्वालिफिकेशन में मांग ही नहीं करती। आपसे मांग की होती कि विषय आपको कॉमर्स में स्नातक आपसे मांगती, आपकी क्वालिफिकेशन कॉमर्स में स्नातक लेती या कॉमर्स में परा स्नातक लेती, यानी कि एमकॉम इस क्वालिफिकेशन वालों को इस जॉब के लिए प्रीफर कर रिक्वायरमेंट होती, ना कि बीए ग्रेजुएट्स को। बीए ग्रेजुएट्स का मतलब यही है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अमेंडमेंट के बारे में होनी चाहिए। आगे है इसमें धारा 143 सब क्लॉज 15, यदि कोई लेखा परीक्षक, लागत लेखाकार यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट या व्यवसाय में कंपनी सचिव यानी कि कंपनी सेक्रेटरी उपधारा 12 सब क्लॉज 12 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तो वो जुर्माने से उसका पर दंडनीय जुर्माना लगाया जाएगा, जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन जो 25 लाख रुपए तक हो सकता है। यानी कि कोई लेखा परीक्षक अगर धारा 143 के तहत सेक्शन 143 क्लॉज 15 के तहत अगर किसी तरह के दंड उस प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तो उस पर जो दंड लगाया जाएगा वो मिनिमम 1 लाख रुपए होगा और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का हो सकता है। यह पहले 2013 में प्रावधान था। अब क्या संशोधन किया गया है? देखिए, हमने 2013 वाले भी इंक्लूड किए हैं, साथ में संशोधन 2020 का भी इंक्लूड किया है, तो इसलिए आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मूल अधिनियम का की धारा 143 में उपधारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी कि जो संशोधन 2013 का एक्ट था उसमें क्या दिया हुआ था, उसकी जो उपधारा 15 थी उसको हटाकर उसको अमेंडमेंट करके 2020 में क्या किया गया है, पहला 15 यदि कोई लेखा परीक्षक, लागत लेखाकार या कंपनी सचिव व्यवहार में उपधारा 12 के प्रावधान का पालन नहीं करता है, तो वो एक सूचीबद्ध कंपनी के मामले में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि अगर कंपनी लिस्टेड है, देखिए यहां क्या बताया गया था, कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 25 लाख रुपए का जुर्माना। तो ये पहले के 2013 के प्रावधान में इंक्लूड था, लेकिन अब क्या किया गया है, अब इस प्रावधान में अमेंडमेंट करते हुए क्या किया गया है कि अगर कोई अकाउंट ऑडिटर या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी द्वारा किसी तरह का उल्लंघन किया जाता है, धारा 15 के प्रावधानों की उपधारा 12 का अगर उल्लंघन किया जाता है, तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी के मामले में उल्लंघन किया गया है तो उस पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और अन्य कंपनियों के अलावा यानी कि अनलिस्टेड कंपनीज जितनी भी हैं, सूचीबद्ध कंपनी के अलावा जितनी कंपनियां हैं, उसके मामले में 1 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो पहले कितना था, ये पहले था 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 25 लाख। लेकिन अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है, इसमें लिस्टेड कंपनी के लिए मैक्सिमम जुर्माना 5 लाख तक कर दिया गया है और मिनिमम जुर्माना कितना किया गया है, वो सॉरी अन्य कंपनियों के लिए, अनलिस्टेड के लिए मैक्सिमम जुर्माना 1 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। एक अंकेशक के लिए यानी कि एक ऑडिटर के लिए अधिकतम दायित्व को कम कर दिया गया है। यानी कि इस अमेंडमेंट में क्या किया गया है, ऑडिटर के लिए भी इस प्रावधान से संबंधित है। ये धारा 143 की उपधारा 15 में हमने जो पिछला देखा था वो धारा 143 की उपधारा 3 से संबंधित था। यानी कि ये प्रावधान अलग थे और ये प्रावधान इसके अलग हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अंकेशक के लिए इसमें क्या किया गया है, जो ऑडिटर है उसके दायित्व को, उसकी लायबिलिटी को भी कम किया गया है। यानी कि लिस्टेड कंपनी के मामले में, जो लिस्टेड कंपनी है उसमें 25 लाख रुपए से पहले 25 लाख रुपए का प्रावधान था, अब इसको कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कर दिया गया है प्रावधान, जैसे कि हमने आपको बताया। और किसी अन्य कंपनी के लिए यानी कि अनलिस्टेड कंपनी के लिए 25 लाख रुपए से घटाकर मैक्सिमम प्रावधान कितना कर दिया गया है, 1 लाख रुपए। अब इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर इन नियमों का धारा 143 की अगर धारा 143 की उपधारा 15 के किसी प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो पहले क्या प्रावधान था, पहले मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम 25 लाख रुपए का जुर्माना होता था कंपनी के ऑडिटर पर या कंपनी सेक्रेटरी पर या कॉस्ट अकाउंटेंट पर। लेकिन अब क्या किया गया है, इस प्रावधान को हटा दिया गया है और क्या किया गया है कि अगर लिस्टेड कंपनी के संबंध में, अगर कंपनी लिस्टेड है और उसमें कोई उल्लंघन किया गया है किसी कंपनी ऑडिटर द्वारा, तो उस पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है यानी कि अदर कंपनीज के लिए, यानी कि अनलिस्टेड कंपनीज के लिए ये जुर्माना कितना होगा, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। सिर्फ इतना सा ही प्रोविजन किया गया है। आगे है धारा 147 के उल्लंघन के लिए सजा।
धारा 100 यदि किसी कंपनी का अंकेशक यानी कि ऑडिटर धारा 139, धारा 143, धारा 144 या धारा 145 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो अंकेशक जुर्माने से दंडनीय होगा, यानी कि उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। पेनाल्टी जो 25,000 रुपए से कम नहीं होगी, यानी कि मिनिमम 25,000 रुपए की पेनाल्टी उस पर लगाई जाएगी, जो 5 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। यह 2013 के एक्ट में था, जिसको मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का 4 गुना जो भी कम हो, यानी कि या तो 25,000 रुपए मिनिमम तो होगी, मिनिमम तो 25,000 रुपए ही होगी, और मैक्सिमम ये 5 लाख रुपए तक हो सकती है, 5 लाख रुपए तक। या फिर जो पारिश्रमिक, जो लेखा परीक्षक है, ऑडिटर है, उसकी सैलरी का 4 गुना, 4 टाइम्स। तो अगर सैलरी 50,000 है तो उसकी सैलरी का 4 गुना कितना हो गया, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का उससे या तो दंड लिया जाएगा, इसमें जो भी कम होगा, अगर उसके ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना बैठ रहा है और उसकी सैलरी का 4 गुना 2 लाख रुपए होता है तो उससे 2 लाख रुपए का ही जुर्माना लिया जाएगा। अगर धारा 139, धारा 143, धारा 144 और धारा 145 का उल्लंघन किया जाता है। तो ये प्रावधान किसमें था, कंपनीज एक्ट 2013 में। अब जो संशोधन पेश किया गया है वो क्या है, मूल अधिनियम की धारा 147 में ए उपधारा 2 में शब्द धारा 143 का लोप किया जाएगा, यानी कि 143 का धारा 143 को हटाया जाएगा। धारा 143 की सजा का प्रावधान धारा 143 में ही किया गया है, इसलिए धारा 147 में से इसे हटा दिया गया है। धारा 143 का उल्लंघन धारा 147 के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि जो धारा 143 का उल्लंघन था अब उसको धारा 147 के उल्लंघन से हटा दिया गया है। अब इसके अन्य संशोधन देख लेते हैं एक ब्रीफ में। पहला, जुर्माना या कारावास से संबंधित 66 संशोधनों में से 45 संशोधन दंड खंड में संशोधन से संबंधित है, यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया कंपनीज एक्ट 2020 में जो टोटल संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट, वो कितने किए गए हैं, 66। इसमें 66 में से 45 प्रावधान केवल और केवल पेनाल्टी से ही संबंधित हैं, यानी कि मूल फोकस, जैसे कि हमने शुरू में पहली स्लाइड में देखा था कि इस कंपनीज एक्ट का जो मूल फोकस है, अधिनियम का प्रमुख जोर कंपनी को अपराध से मुक्त करना और जुर्माने की कठोरता को कम करना है। वही हमने अभी तक देखा है कि जुर्माने की कठोरता को कम किया गया है। तो कंपनी के 66 संशोधनों में से 45 संशोधन सिर्फ इसी चीज से ही रिलेटेड है कि इनसे पेनाल्टी को कम किया जाए, कैसे सजा को, यानी कि कारावास को, सजा के प्रावधान को कम किया जाए, सजा को कम किया जाए, कारावास को कम किया जाए। तो यही 45 संशोधन इसी से ही रिलेटेड है। कुछ उपवर्गों में दंड को हटा दिया गया है, यानी कि कुछ सब सेक्शन जिसमें है ऐसे हैं जिसमें से पेनाल्टी को, दंड को, यानी कि कारावास को भी हटा दिया गया है, दंड को भी हटा दिया गया है। कई जगहों पर कारावास को दंड से बदल दिया गया है, यानी कि जहां पर जेल टर्म था वहां पर जेल टर्म को हटाकर क्या किया गया है, पेनाल्टी दे दी गई है, पेनाल्टी डाल दी गई है। अगर मान लीजिए 6 महीने का जेल था तो उसके ऊपर मान लीजिए 20,000 रुपए का जुर्माना या 50,000 रुपए का जुर्माना, हम फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो जेल की जगह, जेल टर्म की जगह कुछ जगह पर पेनाल्टी को कर दिया गया है, कुछ स्थानों पर जुर्माने आदि में कमी की गई है, यानी कि अगर कहीं पर, जैसे कि आपने देखा कि 5 लाख रुपए जुर्माना था तो मैक्सिमम 2 लाख कर दिया गया, 25 लाख था तो मैक्सिमम 5 लाख कर दिया गया। इस तरह कहीं पर जुर्माने में कमी की गई है, कहीं पर आपकी सजा में कमी की गई है और कहीं पर सजा की जगह पर जुर्माना डाल दिया गया है। तो इस तरह थोड़ा कानूनों में लचीलापन लाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां स्टैब्लिश हो सके और कंपनियों में हमारे यहाँ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें हमारा देश प्रगति कर सके। दूसरा है संशोधन धारा 129(1) में नया खंड पेश किया गया है, असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा आवधिक वित्तीय परिणाम, यानी कि सेक्शन 129A न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट बाय अनलिस्टेड कंपनीज, यानी कि असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा आवधिक वित्तीय परिणाम। अब ये क्या है, केंद्र सरकार असूचीबद्ध कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों की अपेक्षा कर सकती है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें पहला है कंपनियों के वित्तीय परिणामों को ऐसे आवधिक आधार पर और ऐसे रूप में तैयार करने के लिए जो निर्धारित किया गया है। दूसरा, निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए और इस तरह के आवधिक वित्तीय परिणामों की पूर्ण लेखा परीक्षा या समिति समीक्षा इस तरह से निर्धारित की जा सकती है। और तीसरा है संबंधित अवधि के पूरा होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास एक प्रति ऐसी फीस के साथ फाइल करना जो निर्धारित की जा सकती है। अब इसका उद्देश्य क्या है इस खंड का, इस खंड को सम्मिलित करने का उद्देश्य केंद्र सरकार को नियमों द्वारा ऐसी श्रेणी या गैर सूचीबद्ध कंपनियां, अनलिस्टेड कंपनियों के वर्गों को कंपनी के आवधिक वित्तीय परिणाम तैयार करने, ऑडिट या समिति समीक्षा और रजिस्ट्रार के साथ उनकी फाइलिंग के अंत से 30 दिनों के भीतर प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना है। यानी कि ऐसी कंपनियां जो अनलिस्टेड हैं, अनलिस्टेड कंपनियों को 30 दिनों के भीतर अपनी आवधिक परिणाम, वित्तीय परिणाम यानी कि पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट तैयार करने के लिए इसको बाध्य करता है, यानी कि बाउंड करता है।
ये प्रावधान क्या करता है, ये अनलिस्टेड कंपनी को 30 दिनों के अंदर उनके पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जारी करना या कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है। आगे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की धारा 135 उपधारा 5 में दूसरे प्रावधान के बाद निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा, बशर्ते कि यदि हमने यहाँ उद्देश्य भी दिए हैं कि कंपनी में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, पिछले अमेंडमेंट से दूसरा अमेंडमेंट क्या किया गया है, यानी कि हमने 2013 के भी साथ में इंक्लूड किए हैं, जहां जहां अमेंडमेंट किया गया है वहां हमने 2013 का भी प्रावधान रखा है और साथ में संशोधित प्रावधान को भी इंक्लूड किया है। अब आगे अब हम देख रहे हैं कि संशोधित प्रावधान का उद्देश्य क्या है, हम उद्देश्य भी यहां पर देखेंगे। तो यदि कंपनी इस उपधारा के तहत प्रदान की गई आवश्यकताओं से अधिक राशि खर्च करती है तो ऐसी कंपनी इस उपधारा के तहत खर्च करने की आवश्यकता के मुकाबले इतनी अधिक राशि को सफल वित्तीय वर्षों की संख्या के लिए सेट कर सकती है और ऐसे में तरीके से जैसे कि निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे कि किसी कंपनी पर 2 करोड़ रुपए का CSR बाउंड है इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगर वो 1 साल का 1 करोड़ ही कर पाती है तो वो बचे हुए 1 करोड़ को कहां एडजस्ट कर सकती है, नेक्स्ट ईयर एडजस्ट कर सकती है। और अगर 2 करोड़ का है उसके ऊपर CSR रेस्पॉन्सिबिलिटी और लेकिन उसने 3 करोड़ खर्च कर दिए हैं तो ये एक्स्ट्रा 1 करोड़ को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट कर सकती है। दोनों ही तरह के प्रावधान किए गए हैं। उन कंपनियों को अनुमति देने का उद्देश्य जिन्होंने उक्त उपधारा के तहत प्रदान की गई आवश्यकता से अधिक राशि खर्च की है, इस तरह की अतिरिक्त राशि को आगामी वित्तीय वर्षों में अपने दायित्वों में इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है जैसे कि नियमों द्वारा प्रदान किया गया है या बताया गया है। चौथा अमेंडमेंट है स्वतंत्र निदेशक धारा 149, यानी कि आपके स्वतंत्र निदेशक जो होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, उनसे संबंधित धारा 149 मूल अधिनियम की धारा 149 में उपधारा 9 में निम्नलिखित प्रावधान अंतः स्थापित किया जाएगा। यदि किसी कंपनी को कोई लाभ नहीं है या उसका लाभ अपर्याप्त है तो एक स्वतंत्र निदेशक अनुसूची 5 के प्रावधानों के अनुसार धारा 197 की उपधारा 5 के तहत देय किसी भी शुल्क को छोड़कर पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। इसका उद्देश्य क्या है, यह नया प्रावधान जो ये प्रदान करता है कि एक स्वतंत्र निदेशक को पारिश्रमिक प्राप्त हो सकता है यदि किसी कंपनी को अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है या अपर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ है। पहले के प्रावधान में क्या था 2013 वाले में कि अगर कंपनी को किसी तरह का लाभ नहीं हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, कंपनी लॉस में है या फिर कंपनी को अपर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ है, यानी कि अब कंपनी को एक सफिशिएंट प्रॉफिट प्राप्त नहीं हुआ है तो वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को सैलरी देने से मना कर सकती थी। लेकिन अब ऐसा प्रावधान कैंसिल कर दिया गया है। अब कंपनी को सैलरी अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी देनी होगी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो या पार्शियल प्रॉफिट हुआ हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ हो। अगला प्रावधान है निदेशकों को पारिश्रमिक धारा 197 उपधारा 1 और 2 में कुछ भी शामिल होने के बावजूद लेकिन अनुसूची 5 के प्रावधानों के अधीन यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी का कोई लाभ नहीं है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, या उसका लाभ अपर्याप्त है तो कंपनी किसी भी प्रबंध यानी कि मैनेजर या पूर्णकालिक निदेशक यानी कि फुल टाइम डायरेक्टर या प्रबंधक मैनेजर, स्वतंत्र निदेशक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सहित किसी अन्य गैर कार्यकारी निदेशक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सहित अपने निदेशकों को भुगतान नहीं करेगी। पारिश्रमिक की कोई भी राशि जिसमें उपधारा 5 के तहत निदेशकों को देय किसी भी शुल्क को छोड़कर अनुसूची 5 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, यदि किसी कंपनी एक वित्तीय वर्ष में लाभ कमाने में विफल रहती है या पर्याप्त लाभ कमाती है तो ऐसी कंपनी के किसी भी गैर कार्यकारी निदेशक जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक भी शामिल है, इसको अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो हमारी पिछले स्लाइड में था कि इसमें उपधारा 9 के तहत अगर उपधारा 9 के तहत कोई प्रॉफिट शामिल होता है तो या कोई इनसफिशिएंट प्रॉफिट शामिल होता है तो उसके उपधारा 9 के तहत अगर शामिल होता है तो उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा, और यदि उपधारा 1 और 2 के तहत शामिल होता है तो यहां इसके प्रावधानों के अनुसार उसको पारिश्रमिक की जगह कुछ भुगतान किया जा सकता है और भुगतान को छोड़ा भी जा सकता है। आगे है अंशों का सही निर्गमन यानी कि शेयर्स का राइट इशूइंग ऑफ शेयर्स धारा 62 प्रस्ताव की पेशकश की गई शेयरों की संख्या को निर्दिष्ट करते हुए 15 दिनों के अंदर यानी कि 15 दिनों में या ऐसे कम दिनों की संख्या जो निर्धारित की जा सकती है और प्रस्ताव की तारीख से 30 दिनों से अधिक नहीं होने के लिए नोटिस द्वारा किया जाएगा। यानी कि अगर अंशों का निर्गमन करना है, शेयर इशू करने हैं कंपनी को शेयर इशू करने हैं तो उसको कम से कम 15 दिनों का टाइम देना होगा और मैक्सिमम 30 दिनों का टाइम लोगों को देना होगा या इसका प्रपोजल रखना होगा। यदि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा। अगला है धारा 117 क्लॉज 3 सब क्लॉज जी उपधारा 3 में खंड 6 में दूसरे प्रावधान के लिए यानी कि खंड 6 कौन सा है, सबसेक्शन जी दूसरे प्रावधान के लिए निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तापित किया जाएगा। अर्थात
इस खंड में निहित कुछ भी सामान्य पाठ्यक्रम में धारा 179 की उपधारा 3 के खंड F के तहत ऋण देने या गारंटी देने या ऋण के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित एक प्रस्ताव के संबंध में लागू नहीं होगा। इसके व्यवसाय के द्वारा एक बैंकिंग कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय 3B के तहत पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कोई भी वर्ग जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निर्धारित किया जा सकता है। और तीसरा, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 नेशनल हाउसिंग बैंक 1987 के तहत पंजीकृत आवास वित्त कंपनी का कोई भी वर्ग जैसा कि राष्ट्रीय आवास बैंक के परामर्श से निर्धारित किया जा सकता है। तो इस संबंध में, इन तीनों के संबंध में एक बैंकिंग कंपनी यानी कि जो बैंक कंपनी है जो कि बैंकिंग एक्ट के तहत बनाई जाती है वो शामिल नहीं होगी। एक ऐसी कंपनी जो एनबीएफसी है, जो एनबीएफसी जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत गठित है वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। और नेशनल हाउसिंग कंपनी हाउसिंग अधिनियम नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत जिन कंपनीज का गठन किया गया है वो भी इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं होंगी, उनको इससे छूट प्रदान की गई है। निर्माता कंपनी जो कि अध्याय हमारा 21A है, उसका प्रावधान, निर्माता कंपनी के प्रावधान धारा 378 के बाद 378A से लेकर 378Z युग में पेश किए गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि कंपनी अधिनियम 1956 में प्रदान की गई समान तर्ज पर निर्माता कंपनियों से संबंधित अध्याय 21A के रूप में एक नया अध्याय सम्मिलित करना। तो नया अध्याय निर्माता कंपनी से संबंधित जो पेश किया गया है, ये डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है कि निर्माता कंपनी से संबंधित नया अध्याय निम्नलिखित में से कौन सा है, या कौन सा अध्याय निम्नलिखित में से कंपनीज एक्ट 2020 के तहत निर्माता कंपनियों से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कंपनी कौन सा चैप्टर है, चैप्टर आपका 21, चैप्टर 21A, धारा आपका अध्याय 21A, ए से मतलब अमेंडमेंट, यानी कि ये अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। तो ये हमारा आज का कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 था। कल हम देखेंगे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2021 और साथ ही हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के या करंट अफेयर्स का हमारा मार्च मंथ का करंट अफेयर, जो कि हमने अप्रैल तक के तो करंट अफेयर कवर कर लिए हैं और इकोनॉमिक के करंट अफेयर हमने जनवरी मंथ के कवर कर लिए हैं। और आज शाम को हमारा जनवरी मंथ का रिवीजन लेक्चर इकोनॉमिक का हमारा आपका चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप जरूर रेफर कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।